वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को असाइनमेंट्स की हेल्प से और थ्योरी की हेल्प से भी। सो एनसीईआरटी की थ्योरी भी कवर होगी और असाइनमेंट्स भी कवर होंगे। इससे आपका टाइम भी सेव होगा। स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसकी डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करेंगे। डी ब्लॉक होता भी कहाँ है? एस और पी के बीचों बीच होता है और इसकी प्रॉपर्टी लाई करती है एस और पी के बीच में। इसी वजह से एक वर्ड यूज किया गया है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। इसके अलावा ट्रांजिशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट केवल वही होगा जिसकी डी ऑर्बिटल दोनों में से किसी एक स्टेट के अंदर है, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर ऑक्सीजन स्टेट के अंदर कैसी हो? इनकम्प्लीट हो। यानी डी के अंदर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन हो। डी10 क्या होता है? फुली फिल्ड होता है। डी10 तो हो जाएगा फुली फिल्ड। डी के अंदर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो गया? इनकम्प्लीट। सो वही एलिमेंट कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट चेक कर लेते हैं। स्केंडियम है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है? हाँ है। तो ग्राउंड स्टेट में देखना, ग्राउंड स्टेट में 3d1 4s2, तो ग्राउंड स्टेट में क्या है? D1 कॉन्फ़िगरेशन है, डी इनकम्प्लीट है। ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। चेक करो। कॉपर, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? कॉपर ग्राउंड स्टेट में तो फुली फिल्ड होता है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या हो जाता है? 3d9। वो क्या है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। तो अभी भी आप इसको क्या कहोगे? दो में से किसी एक में होना चाहिए। जरूर नहीं है किसी ग्राउंड स्टेट में ये ग्राउंड में हो या ऑक्सीजन स्टेट में के अंदर डी के अंदर 1 से 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हम उसे कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कॉपर भी क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। वाई? ग्राउंड स्टेट में नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट में जरूर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी ये क्या है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। ऐसे ही जिंक को चेक कर लें। जिंक में 3d10 4s2, जिंक में होगा 3d10 4s2। सो एस के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद में डी के अंदर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 10। सो ना तो ये इनकम्प्लीट ग्राउंड स्टेट में है, ना ही ये ऑक्सीजन स्टेट में है। तो इसको हम ट्रांजिशन नहीं कहला पाएंगे। इसको कहेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कहलाएगा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चेंज आता है? क्रोमियम में और कॉपर में। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी अचीव, ये देखो 3D3 से क्या होना चाहिए? 3D4 होना चाहिए था। 3D3 3D4 होना चाहिए था, लेकिन 3D4 की जगह 3D5 क्यों हुआ? क्योंकि 3D5 स्टेबल होता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है। और 3D9 स्टेबल नहीं होता। 3D10 क्या होता है? स्टेबल होता है। वाई? वो क्या होता है? फुली फिल्ड होता है। और ये हाफ फिल्ड फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल क्यों होती है वो आगे चल के बताएंगे। लेकिन 3D कॉन्फ़िगरेशन में, 4D में, 5D में जो सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, सीरीज होंगी 3D सीरीज, जो पहली सीरीज है बोला 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। इनमें से 3D 4D 5D की ज्यादा काम के हैं हमारे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी देख लेना, कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है। जैसे पहले सीरीज में कहाँ चेंज आया है? पहले सीरीज में चेंज आया क्रोमियम में और कॉपर में। नेक्स्ट सीरीज में देखना D1 D2 D3, तो यहीं से चेंज आ गया। यहाँ से बाकी चेंज चलता जा रहा है। अब देखना कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है। ऐसे ही अपने ये कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लेना है, चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे। टाइमिंग भी मैनेज करनी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर डी की बात करें, डी के अंदर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स और एस के बाद एस के अंदर 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काफी ज्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे एक टीचर बैठा हो, उसे सारे स्टूडेंट्स घेर के बैठ जाए, तो टीचर तो मेटल की तरह वर्क करेगा और बच्चे किस तरह वर्क करेंगे? लिगेंड्स की तरह वर्क करेंगे। तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना ले, उसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दे दिया, जनरल एग्जांपल। होगा कैसे? जो मेटल एटम होता है, मेटल एटम के पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट का मतलब यह है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम ही है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेविस एसिड की तरह वर्क करेगा, बेस की तरह वर्क नहीं करेगा। किस तरह वर्क करेगा? एसिड की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरह वर्क करेगा। सेकंड केस में जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स होते क्या है? लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स या एनायंस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, यानी वो क्या होते हैं? बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं। तो ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन देंगे और मेटल इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब देने से और लेने से जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इससे जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे NiCO4, इसमें क्या हुआ? ये था ट्रांजिशन मेटल और ये क्या है? लिगेंड्स।
ये क्या कहलाएगा, लिगेंड्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे FeCN के अंदर ये Cn नेगेटिव आयन जो है, ये आयन है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मैंने बताया था लिगेंड किसे बोलते हैं, या तो आयन हो या फिर वो क्या हो, मॉलिक्यूल हो। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। Fe यानी सेंट्रल मेटल एटम, जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स हैं, वो इस टाइप के कंपाउंड्स क्यों बना पाते हैं, मतलब कंडीशन क्या है इसकी। कंडीशन ये होगी, पहले तो साइज स्मॉल होना चाहिए, छोटा साइज होना चाहिए। Fe का साइज स्मॉल है, निकल का साइज स्मॉल है। दूसरा, उनके पास हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को किसी से गेन कर रहे हैं, सोचो, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को गेन करने के लिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, यानी न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो न्यूक्लियस में जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो पहली कंडीशन ये है, स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। सेकंड कंडीशन ये है, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो भैया लेगा कहाँ पे, कुछ स्पेस तो होना चाहिए, उसके पास डी ऑर्बिटल का होना भी जरूरी है। डी ऑर्बिटल कैसी, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। तो दो ये कंडीशन रहेंगी। कॉम्प्लेक्स में पहले टाइप के कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बच जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। वो हम डील करेंगे किसमें, वो डील करेंगे आपके अगले वाले चैप्टर में। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहले जो डी ऑर्बिटल होती है ना, जब तक वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, उससे पहले डी ऑर्बिटल, डी की जितनी भी ऑर्बिटल्स होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई या डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, जो सभी ऑर्बिटल्स होती है, इनकी एनर्जी बराबर होती है। और इसी वर्ड, इसके लिए एक वर्ड यूज करता है, डीजेनरेट। यानी डी ऑर्बिटल की जो एनर्जीज है ना, वो सभी इक्वल होती हैं। तो इन सब बॉक्स को पास पास रख रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं रख रहे। और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये डी ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाती है। मींस इसकी डीजनरेशन जो है ब्रेक हो जाती है। किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का जो अनसिमेट्रिक फील्ड है, अब लिगेंड देखो मेटल बीच में, ठीक है, ये लिगेंड है। एक लिगेंड हो सकता है कम स्ट्रेंथ वाला है, एक लिगेंड हो सकता है ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है। तो एक तो क्या अलग अलग फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं इस पे, डी ऑर्बिटल पे। ये जो डी ऑर्बिटल के जो बॉक्स है, इन पे अलग अलग फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, डी ऑर्बिटल ब्रेकअप हो जाएगी, ऐसे ब्रेकअप हो जाएगी। अब जो डी ऑर्बिटल दो लेवल में ब्रेक होगी, लेवल कौन कौन से होंगे, एक जो ऊपर जो दो बॉक्स गए हैं, ये कौन कौन से बॉक्स है, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, ये दो बॉक्स तो ऊपर पहुंच जाएंगे। और जो इससे पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये नीचे आ जाएंगे, ये ऑर्बिटल्स आ जाएंगे नीचे। तो इनको दो अलग अलग नाम दे दिए, ईजी और T2G। दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, ईजी और T2G। ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी में डिफरेंस आया है, इस एनर्जी डिफरेंस को बोलेंगे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है दो दो लेवल्स में। अब इन दो एनर्जी लेवल पर डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है। अगर हमारे पास D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D4 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, बच गया एक इलेक्ट्रॉन, उसको ऊपर लेके चले गए। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर वाले लेवल में जाता है, ईजी में जाता है, हाई के अंदर जाता है, उसे कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख पाएंगे, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, तो Tg3, T2G क्या हो गया, 3 हो गया। Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन, तो Eg के अंदर लिख देंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन के लिए। ये हो गया हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नीचे पेयर ना होकर के कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, इस वजह से इसको हाई स्पिन बोल रहे हैं। लो स्पिन कब होगा, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाकर नीचे पेयर हो जाए, वो कहलाएगा लो स्पिन। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन, इन्हें फॉर्म करने होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो मैंने सिखा दिया आपको। जैसे Ti2 पॉजिटिव है, तो Ti क्या होगा, Ti होता है 3d2 4s2। टू पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, 3d2 4s0। तो D2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, दो एनर्जी लेवल से, एक Eg है, एक T2G है। दो इलेक्ट्रॉन तो नीचे फिल हो जाएंगे, तो कैसे लिख पाएंगे, T2G2, Eg के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, Eg को क्या रखेंगे, जीरो, Eg क्या हो जाएगा, जीरो। तो T2G2, Eg क्या हो जाएगा, जीरो। सेम ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वेनेडियम के देखो, वेनेडियम कैसे लिख पाएंगे, वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। वेनेडियम क्या है, T3। तो D3 को कैसे फिल करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो दो एनर्जी लेवल में आने ना, दो एनर्जी लेवल कौन कौन से हैं, हम्म दो एनर्जी लेवल कौन कौन से हैं, दो एनर्जी लेवल्स में एनर्जी लेवल्स है T2G और Eg। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, T2G के अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन T2G 3 और Eg के अंदर अभी भी क्या है, जीरो।
तो सभी की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाएगी। ये वाला असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए सभी कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसे लिखनी है। नेक्स्ट, किसी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? क्यों डिपेंड करेगी? मैं आपको एक बात बताऊँ, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है D0 स्टेबल होती है, D5 स्टेबल होती है और D10 भी स्टेबल होती है। D0 स्टेबल, D5 स्टेबल, D10 स्टेबल। अब इसमें D0 स्टेबल क्यों होती है? कई बार पूछ रहे हैं D0 स्टेबल क्यों है? या आपसे आपसे कहा है D1 इज हाईली अनस्टेबल। D1 इज हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्वेश्चन बन गया ना एक तरीके से। तो D1 इज हाईली अनस्टेबल। D1 हाईली अनस्टेबल इस वजह से है क्योंकि D1 एक इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लॉस कर देगी। और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करेगी? D1 में एक इलेक्ट्रॉन बच नहीं पाएगा, मतलब स्टेबल ना होने के पीछे रीजन ये है, वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रह नहीं पाएगा, वो बहुत आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी। और D1 इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस क्यों करेगी? क्योंकि वो D1 क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रीजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी को इजीली दे देगी, किसी को ले जाओ भैया इलेक्ट्रॉन ले जाओ। क्यों दे देगी इलेक्ट्रॉन? रिड्यूसिंग होने के लिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव कब होता है? जब हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का साइन क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन, जितना ज्यादा नेगेटिव साइन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा। यही कारण है कि डी वन जो है इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी या लैटिस एंथैल्पी हाई होती है। इसी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लॉस कर पाता है। और डी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? लगभग नोबल गैस जैसी। तो नोबल गैस भी क्या होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट, तो क्या कर पाएंगे? D5 स्टेबल है। अब पूछो सर D5 स्टेबल क्यों, D10 स्टेबल क्यों है? रीजन क्या होता है D5 D10? D5 आपको पता है हाफ फिल्ड होती है, ये फुली फिल्ड होती है। लेकिन हाफ फिल्ड फुली फिल्ड होने से होगा क्या? क्या होगा? हाफ फील्ड फुली फील्ड होने से ये होगा कि हाफ फील्ड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हमेशा सिमेट्रिकल होती है। और जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल है वो उतना ज्यादा स्टेबल भी है। सो डी जीरो स्टेबल क्यों, वो उसका पता लग गया हो पहले ही। D5 D10 स्टेबल क्यों है? सिमेट्री की वजह से। और D3 भी स्टेबल होती है। आप सोचो D3 कैसे स्टेबल है सर, D6 कैसे स्टेबल है? D3 जैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, D3 का मतलब क्या होगा? D3 का मतलब होगा T2G3। और D6 का मतलब क्या होगा? T2G6। उसमें तीन बॉक्स थे ना, तीन बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड क्या होती है? स्टेबल होती है, सिमेट्रिकल होती है। और ये क्या है? फुली फील्ड। फुली फील्ड क्यों है? अगर इन्हीं तीन बॉक्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये फुली फिल्ड हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होगी? अब नेक्स्ट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे बता पाएंगे कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है? किसके पीछे? स्टेबिलिटी के पीछे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पीछे। तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, ये याद रखो। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो या तो ऑक्सीडाइज होंगे या फिर रिड्यूस होंगे। वो कैसे होंगे वो देखो। असाइनमेंट देखो पहले यहाँ पे। Why are Mn2 positive compounds more stable than Fe2 positive towards oxidation to plus 3 oxidation state? Fe2 positive का मतलब क्या? Fe2 positive का मतलब है 3d6 4s0। 3d6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाफ फील्ड तो नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते क्या बन जाएगी? हाफ फील्ड बन जाएगी। तो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा मीन्स क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो ये पूछा गया था, ये Fe इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। वो बताओ रीजन क्या है? कि Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होने के पीछे रीजन क्या है? वो 3d6 से 3d5 यानी हाफ फील्ड गेन कर रहा है। हाफ फील्ड मतलब स्टेबल गेन कर रहा है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इजीली लॉस द इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और इस केस में क्या होगा? D5 क्या ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल कोई नहीं होना चाहेगा, तो रेजिस्ट करेगा, ही रेजिस्टेंस शो करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या, वो स्टेबल होगा। तो Mn2 पॉजिटिव स्टेबल है। Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव बनना नहीं चाहता, मुझे चाहता है Mn3 पॉजिटिव बने। Mn3 पॉजिटिव बनते ही क्या होगा? Mn3 पॉजिटिव जैसे ही बनेगा वो हो जाएगा 3d4। और 3d4 क्या स्टेबल नहीं है, तो कोई भी अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा ना, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस नहीं करेगा। दैट्स वाई वो स्टेबल होगा, वो वहीं पर रुका रहेगा। Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। नेक्स्ट, विच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? इनमें से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? स्ट्रॉन्गर में देखो, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग का मतलब होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करे वो रिड्यूसिंग, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग।
Cr2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग क्यों है? Cr2 पॉजिटिव क्या है? 3d4, और 3d4 से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बन जाएगा? 3d3 बन जाएगा। और 3d3 क्या होती है? T2g3, यानी हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। और हाफ फिल्ड ऑलवेज क्या होती है? स्टेबल। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कर रहा है ना, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इजीली इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करेगा? क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबिलिटी क्यों आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही क्या बन रहा है? वो हाफ फील्ड बन रहा है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और यही क्या होगा? लॉस करने वाले क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कौन सा है? क्रोमियम। क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही 3d4 से क्या बन रहा है? 3d फील्ड, यानी हाफ फील्ड बन रहा है। इस वजह से चाहेगा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। भाई इलेक्ट्रॉन लॉस करने से अगर स्टेबिलिटी आती है तो स्टेबल बनना चाहेगा, वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई वो क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? इनमें से पहला असाइनमेंट देखो, उसमें से D4 क्रोमियम, Cr2 पॉजिटिव D4 है, Mn3 पॉजिटिव D4 है। अगर Cr2 पॉजिटिव लिखे वो भी D4 है, और Mn लिखे, Mn3 पॉजिटिव लिखे वो क्या है? D4 है। दोनों ही D4 है, लेकिन एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऐसा क्यों? लॉस करने से क्या होगा? 3d4, अभी पढ़ रहे थे ना 3d4 के बारे में, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या होगा? वही पहले वाला रीजन देंगे। इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ये T2g3 बन जाएगा, यानी स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 3d4 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करते क्या हो जाएगा? 3d5 बन जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो एक तो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है, कि एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो रहा है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है ना? दोनों ने एक जैसा काम क्यों नहीं कर लिया? ये 3d4 से 3d5 क्यों बन गया? 3d5 भी तो स्टेबल होता है। और ये भी 3d4 से 3d5 बना है, ऐसे ही 3d4 से 3d5 भी क्यों नहीं बन गया है? इसने इलेक्ट्रॉन गेन ही क्यों नहीं किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या चाहिए? हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो किसके पास में? मैग्नीज के पास में है। तो आप रीजन दोगे, Mn का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है क्रोमियम से। इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन तो लॉस करके स्टेबल हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हुआ है। ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखो। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट सेकंड इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रीजन इट इज इजीली ऑक्सीडाइज। कोबाल्ट सेकंड स्टेबल है। स्टेबल एक्वस सॉल्यूशन, स्टेबल का मतलब क्या है? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बनाना नहीं चाहता। स्टेबल का मतलब क्या है? वो वहीं पे रहना चाहता है। 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव नहीं बनना चाहता, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। मींस इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? काफी ज्यादा हाई होगी। बट अगर कॉम्प्लेक्सिंग रीजन, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या है? वो डी ऑर्बिटल दो में टूट जाएगी। कौन कौन से लेवल? T2g और Eg लेवल में। 2 में टूटने का मतलब है कि उसके बीच में एक एनर्जी गैप आएगा। उस एनर्जी गैप को कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये इतनी ज्यादा होती है, मतलब ये गैप इतना ज्यादा होता है, किसी कंपैरिजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा कौन सा गैप होगा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी, और यही कारण होगा उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा बेचारे को। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फिर भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। क्यों लॉस कर रहा है? क्योंकि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, जैसे उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, उस डी ऑर्बिटल दो में टूट गई। दो में ब्रेक होने के बाद में जो एनर्जी गैप आया, उसे हम कह रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और वही गैप उसके इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करवाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टर्म है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स हैं: एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम किसी भी सीरीज की बात करें, किसी भी सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते ही क्या होता है? लेफ्ट टू राइट मूव करते दो फैक्टर। लेफ्ट टू राइट मूव करते साइज स्मॉल होने लगता है, साइज डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, साइज डिक्रीज होने लगेगा लेफ्ट टू राइट। और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ने लगेगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। एटॉम साइज जितना कम होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। ये दोनों फैक्टर लेफ्ट टू राइट होते हैं। इसी वजह से जनरल ट्रेंड जो है, जनरली क्या देखा गया है? जनरल ट्रेंड जो है, लेफ्ट टू राइट मूव करते ही आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। एक जनरल ट्रेंड है, हर किसी में ऐसा हो जरूर नहीं है। और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से ज्यादा होती है, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा होती है। ये भी एक जनरल ट्रेंड है। ऐसा नहीं हर बार ऐसा ही फिक्स रहेगा। अब इसमें कुछ चीजें आएंगी जो इसको चेंज करेंगे, वो देखते हैं। कौन कौन सी चीजें आएंगी जो इसको चेंज करेंगे? वेरिएशंस जो आएंगे, वेरिएशंस जो आयनाइजेशन एंथैल्पी में आएंगे, वो आएंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। थर्ड फैक्टर अप्लाई कर देंगे। थर्ड फैक्टर जहां दो फैक्टर फेल हो जाएंगे, वो थर्ड फैक्टर चलेगा। कौन सा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी Fe की लो होती है। अब एक्सप्लेन करो क्यों लो है। Fe की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। तीसरा इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लॉस कर रहा है।
कोई भी लॉस कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल नहीं है। और लॉस करने के बाद वो क्या बन रहा है, वो स्टेबल बन रहा है। सो Fe2 पॉजिटिव 3d6 4s0 है, अब स्टेबल नहीं है। लेकिन और ज्यादा स्टेबिलिटी कब आएगी, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया, क्या बन जाएगा 3d5। और 3d5 क्या होता है, स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करता है, इस वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करना का मतलब क्या है, उसमें एनर्जी कम से कम लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। थर्ड आयनिक एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी इस केस में। नेक्स्ट देखो, 3D सीरीज में ऐसा कौन सा मेटल है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो ऐसा है कॉपर। कॉपर के पास 3d10 4s1 होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये बहुत इजीली लॉस कर पाएगा, क्यों लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस करता है क्या बचता है, 3d10 बचता है। और 3d10 क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगेन, नहीं फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगी, इस वजह से क्या होगी, स्टेबल होगी, बहुत आसानी से लॉस कर देगा। ऑक्सीजन स्टेट का मतलब क्या है, चार्ज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, आइनिस एंथैल्पी खत्म, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं। देखो आइनिस एंथैल्पी हमने किससे बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। सो अब तक जो पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अप्लाई कर रहे हैं उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट पे। 3D सीरीज एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, वेरिएबल, वेरी करना। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के तो वेरी शो करते ही नहीं है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक वेरी क्यों नहीं शो करते, एस ब्लॉक के अंदर या तो वन इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो सब में +1 +1 +1 +1, 2 +2 +2 +2, पूरे ग्रुप में +2 +2 रहेगा। ऑक्सीजन स्टेट वेरी नहीं करता। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, डी ब्लॉक में ऑक्सीजन स्टेट काफी ज्यादा वेरी करता है। डी ब्लॉक में ऑक्सीजन स्टेट के वेरी करने के पीछे रीजन क्या है, वेरी करने के पीछे रीजन ये है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन स्टेट वेरी करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होंगे, जब ज्यादा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। इसमें दो ऑर्बिटल होंगे, एक डी और एक एस। डी कौन सी, n-1, और एस कौन सी, ns। इन दोनों ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस काफी लो होता है। अब लो होने की वजह से n-1d और ns में लो एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से दोनों ही बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर लेते हैं, दोनों ही बॉन्डिंग के लिए अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देती हैं। और यही कारण होगा, लो एनर्जी डिफरेंस की वजह से अगर दोनों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दे रही हैं तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो होने ही है। जैसे Mn है, Mn में क्या होगा, Mn में होता है 3d5 4s2, एस के 5 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी डी के 5 इलेक्ट्रॉन, एस के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दोनों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्डिंग के लिए, तो कितना ऑक्सीजन स्टेट शो कर पा रहे हैं, +7 तक। केवल एस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता तो +2, और दोनों दे रहे मिलकर के तो +7। तो +2 भी है और +7 भी है, दोनों टाइप के ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिल रहे हैं मैग्नीज में। क्यों मिल पाए, क्योंकि इसने केवल एस ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, एस के अलावा डी ने भी इलेक्ट्रॉन दिए। और दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन क्यों दिए, बॉन्डिंग के लिए। दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन इस वजह से दिए कि दोनों की एनर्जी में डिफरेंस कम है, लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से। तो वेरिएबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब आपको बताना है कि कितने एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिसाइड करेगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को, सॉरी ऑक्सीजन स्टेट को, ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी को। ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है, इसको कितने हद तक जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन डिसाइड कर सकती है। तो देखते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस अगेन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए किए जाएंगे। सो याद रखना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन स्टेबल कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन स्टेबल D0 D5 D10 T2G3 और Eg6, ये क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब स्टेबिलिटी अचीव, जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है वो कब आएगी, जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, वो तभी आएगी। स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट कब आएगी, जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी। तो देखते हैं इसमें 3D सीरीज में, 3D सीरीज में ये जो येलो साइन से रिप्रेजेंट किए हुए सभी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट्स हैं। जैसे टाइटेनियम 4 पॉजिटिव क्या होगा, स्टेबल होगा। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव स्टेबल क्यों है, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव का मतलब है 3D0, मैंने क्या बताया था, D0 स्टेबल। क्रोमियम में देखो, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव दोनों स्टेबल है। 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, 3D3, 3 को क्या लिख पाएंगे, 3D3 को लिख पाएंगे T2G3, और T2G3 क्या है, एक्जेक्टली हाफ फील्ड, वो भी क्या होगी, स्टेबल होगी। क्रोमियम Cr6 पॉजिटिव क्या होगा, 3D0, वो क्या होगी, हाफ, वो भी स्टेबल होगी। जिंक देखो, जिंक के केस में क्या होगा, जिंक जिंक होगा 3D0, Zn2 पॉजिटिव क्या होगा, 3D0 नहीं, Zn2 पॉजिटिव होगा, Zn होता है 3D10 4s
4s2। तो 2 पॉजिटिव मतलब s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा 3d10। ये क्या है फुली फिल्ड है, वो क्या होती है स्टेबल होती है। तो जेडन केस में 2 पॉजिटिव स्टेबल होगी। जेडन केस में लिखना भूल गया, क्या स्टेबल 2 पॉजिटिव स्टेबल होगी। अब कॉपर केस देखना, कॉपर केस में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाना चाहिए था। हम्म एक इलेक्ट्रॉन लॉस, जैसे Cu है, Cu से Cu2 पॉजिटिव बनता, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करता तो थ्री थ्री टेन बन गया, और 310 स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबल नहीं है। Cu पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, Cu2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दे, D10 से D9 बन जाए और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो Cu2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, 3D9 ज्यादा स्टेबल है। अब 9 स्टेबल क्या हो गया, तो आपको पता है ज्यादा ज्यादा हद तक जो है हम इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब हमें जरूरत है किसी और फैक्टर की जो ये एक्सप्लेन कर पाए कि स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी। वो दूसरा फैक्टर कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोपोटेंशियल। इलेक्ट्रोपोटेंशियल जितना कम होगा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल जितना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कम होने का मतलब क्या है, अगर दो नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उसमें कम से कम नेगेटिव वैल्यू ढूंढेंगे, दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो हम क्या ढूंढेंगे, उसमें कम से कम पॉजिटिव वैल्यू ढूंढेंगे। जितनी कम एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैं बुढ़ा हो जाऊं, हम्म, मेरे अंदर एनर्जी कम है, मैं चुपचाप बैठ रहूंगा। अगर मैं यंग हूँ, एनर्जी ज्यादा है, तो मैं चुपचाप नहीं बैठ रहूंगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मेरे अंदर नहीं रहेगी। तो याद रखना ये नेचुरल रूल भी है और केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो कैसे इसे अप्लाई करते हैं, एक असाइनमेंट ले लेते हैं स्टेबिलिटी के लिए। मैंने क्या बताया, कम से कम वैल्यू होनी चाहिए। सो अगर नेगेटिव वैल्यू देखी है तो कम से ज्यादा नेगेटिव ढूंढो, पॉजिटिव वैल्यू देखी है तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव ढूंढो। एक्सप्लेन करो। तो स्टेबिलिटी ऑफ Fe2 पॉजिटिव, आप तीनों को कंपेयर कर रहे हैं पहले केस में, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो स्टेबिलिटी किससे बताएंगे, स्टेबिलिटी बताने का सीधा सी रीजन है, आप तो बस वैल्यू ढूंढ लो, ऑर्डर निकल के आ जाएगा। वैल्यूज में देखो, वैल्यू देखो, वैल्यू देखो इसमें क्या वैल्यूज दे रखी है। Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वैल्यू है, ये जो बहुत हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम होगी। इस केस में देखना और ज्यादा हाई है, और ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और ज्यादा है, तो अनस्टेबिलिटी और भी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या काफी ज्यादा कम है, माइनस वैल्यू है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। सो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये और भी ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का रीजन क्या होगा, स्टेबिलिटी Cr3 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, जो उससे कम वैल्यू है, इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी, ये 0.8, यानी Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। और उससे उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रोन पोटेंशियल की, वो कौन सा, Mn3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है किसके ऑर्डर के इनवर्स होगा, इलेक्ट्रोन पोटेंशियल के ऑर्डर के इनवर्स होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोन पोटेंशियल इसका है, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है, तो जितना कम इलेक्ट्रोन पोटेंशियल, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहने वाली है। स्टेबिलिटी समझ में आया, स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में क्यों है, क्योंकि जितना एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ease with which the iron can be easily oxidized, ease with which we iron can be easily oxidized। आयरन को इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से देगा, हम्म, कौन ऑक्सीडाइज कराएगा आयरन को, आयरन को इलेक्ट्रॉन कौन ऑक्सीडाइज कराएगा। ऑक्सीडाइज कराना या रिड्यूस कराना, इसका मतलब क्या है, और इलेक्ट्रोन पोटेंशियल से क्या पता चलेगा, वो रीजन ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है या रिड्यूसिंग रीजेंट है। कोई भी रिएजेंट अगर ऑक्सीडाइजिंग है, इसका मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल पॉजिटिव है, जितना ज्यादा पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पोटेंशियल जितनी ज्यादा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, इलेक्ट्रो पोटेंशियल जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कराना, रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना। ध्यान रखना ये बात है, ठीक है, एक बार खुद से रिपीट कर लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। इनमें से आयरन को, यानी Fe को, Fe इसमें है ना, तो ये वाला डेटा यूज करेंगे। आयरन को, आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन में नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल है। आयरन और कौन से देखे हैं, आयरन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए दो एलिमेंट्स ले रखे, क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम और मैग्नीज। सो क्रोमियम कहाँ है, क्रोमियम 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 ये रहा, क्रोमियम, और मैग्नीज कहाँ पे है, मैग्नीज 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 ढूंढो, एम एन ये रहा, ठीक है, एम एन ये रहा।
क्रोमियम और मैग्नीज, इन दो में से इजीली कौन सा ऑक्सीडाइज करा पाएगा? सो वैल्यू देखेंगे Mn की। Mn की वैल्यू क्या है? Mn है, Mn इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, काफी ज्यादा कम है। जितना ज्यादा कम होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की तरह वर्क करेगा। तो इसे रिड्यूस कौन, इसे इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा? ऑक्सीडाइज करा पाना मतलब इसे इलेक्ट्रॉन देना। इसे कौन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? सो Fe को इजीली इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा? कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा? तो आप इसमें ढूंढो कौन सा, आपको ढूंढना है इसमें रिड्यूसिंग ऑर्डर। तो रिड्यूसिंग ऑर्डर क्या होगा? कौन सा इजीली रिड्यूस कर पाएगा? तो रिड्यूसिंग ऑर्डर के लिए क्या होता था? रिड्यूसिंग करेक्टर के लिए मोर नेगेटिव वैल्यू देखेंगे आप, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू। सो Fe को रिड्यूस करना है, Fe का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना है? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ढूंढो। ऑर्डर क्या होगा? मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी है? -1 2 Mn की। सो Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ये है। उसके बाद कौन सा होगा Mn के बाद में? क्रोमियम। क्रोमियम की वैल्यू उससे थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद कौन सा होगा? क्रोमियम, Cr2 पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा? Fe2 पॉजिटिव। तो एक बार असाइनमेंट को दोबारा समझो, ये असाइनमेंट समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। Fe2 पॉजिटिव को कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? देने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। Fe2 पॉजिटिव को कौन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? मैग्नीज दे पाएगा या क्रोमियम दे पाएगा? तो हम कहेंगे मैग्नीज ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। किसको? Fe को। इसको ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज करा पाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। सो Fe जो है इसको इजीली ऑक्सीडाइज करा पाएगा। क्यों ऑक्सीडाइज करा पाएगा Mn को? क्योंकि Mn का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या, ज्यादा नेगेटिव है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू, उसका रिड्यूसिंग फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सो Mn का रिड्यूसिंग फैक्टर उतना ही, Mn का रिड्यूसिंग फैक्टर ज्यादा है। इस वजह से Mn Fe को ज्यादा इजीली इसको रिड्यूस करा पाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है, Fe से Fe2 पॉजिटिव बन पाएगा। सो Mn इजीली रिड्यूस कर पाएगा इन कंपेरिजन टू Cr2। वाई? इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उसका रिड्यूसिंग फैक्टर उतना ही ज्यादा। यही हमें बताना था इस केस में। नेक्स्ट देखो, हाउ विल डिसाइड द इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव है पॉजिटिव है? अब कैसे डिसाइड करोगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल पॉजिटिव है नेगेटिव है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमेशा तीन टाइप की एंथैल्पी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रो पोटेंशियल थ्री टाइप की एंथैल्पी डिपेंड करेगा। कौन कौन सी एंथैल्पीज होंगी? सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, आयनेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऐसी होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करेगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। पॉजिटिव होना किस पर डिपेंड करेगा? या तो सब्लिमेशन एंथैल्पी पे या फिर आयनेशन एंथैल्पी पे। इन दो में से जो एंथैल्पी ज्यादा होगी तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। सो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का पॉजिटिव होना डिपेंड करेगा दो पॉजिटिव वैल्यूज पे। इलेक्ट्रो पोटेंशियल का नेगेटिव होना डिपेंड करेगा दो इस नेगेटिव वैल्यू पे। दोनों एक ही नेगेटिव वैल्यू पे है, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन पे, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, नॉट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। इलेक्ट्रो पोटेंशियल विल बी मोर negative if hydration enthalpy is greater than sublimation enthalpy and ionization enthalpy. Electropotential will be more positive if hydration enthalpy is low in comparison to ionization enthalpy or sublimation enthalpy. तो इसको बैलेंस कर लेना। पॉजिटिव का मतलब है ये दो वैल्यू ज्यादा होंगी, नेगेटिव का मतलब है यही वैल्यू ज्यादा होगी इनकी कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल कब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोपोटेंशियल देखो, अब इसमें एक्सप्लेन करना है, ये असाइनमेंट एनसीईआरटी का ही है, इसमें एक्सप्लेन करना है। आप 3D सीरीज में चेक कर रहे हो, इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू जो है लेफ्ट से राइट जो है, इसमें काफी वेरिएशंस नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रोपोटेंशियल में इरेगुलरिटीज नजर आ रही है, कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज है, कहीं भी पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो इरेगुलरिटी में दो ही इरेगुलरिटी ज्यादा दिखाई देंगी, जो ज्यादा नेगेटिव है वो भी एक्सप्लेन करनी है। वेनेडियम मैग्नीज ज्यादा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव भी है, तो इरेगुलरिटी तो यही है, इरेगुलर तो यहीं पे हुआ है, बाकी सब तो रेगुलर है। अब ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है, ये ज्यादा नेगेटिव क्यों है और ये पॉजिटिव क्यों है। पॉजिटिव के पीछे मैंने रीजन बताया था। पॉजिटिव पीछे रीजन क्या होता है? सो कॉपर की इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है। व्हाई? पॉजिटिव किस वजह से होती है? सब्लिमेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। तो आप कहोगे दोनों ही एंथैल्पीज ज्यादा है, सब्लिमेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा है। अब इन दोनों केस में मैग्नीज, वेनेडियम और मैग्नीज, इन दोनों में नेगेटिव वैल्यूज है। नेगेटिव वैल्यू किस वजह से है? हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। तो उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो जो है वो ज्यादा है। नेगेटिव जो साइन वाली जो एंथैल्पी है ना वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव साइन वाली एंथैल्पी। कौन सी होगी? सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो इसकी जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है दोनों केस में, सब्लिमेशन एंथैल्पी काफी लो होती है।
वेनेडियम और मैग्नीज की, इन कंपेरिजन टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। सॉल्यूशन एंथैल्पी साइन कैसा होगा? पॉजिटिव साइन। और हाइड्रेशन एंथैल्पी साइन कैसा होगा? नेगेटिव साइन। सॉरी, हाइड्रेशन एंथैल्पी साइन कैसा होगा? नेगेटिव साइन। सो जो पॉजिटिव साइन वाली दो एंथैल्पीज है वो कम है, और नेगेटिव साइन वाली जो एंथैल्पी है यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी वो ज्यादा है। इस वजह से इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, वाई इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव कपल इज मोर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का तो एक ही फंडा मैंने बताया आपको। अब पॉजिटिव कैसे प्रूव करोगे? पॉजिटिव के लिए आपने क्या करना है? पॉजिटिव के लिए प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव एंथैल्पी है वो ज्यादा है। और नेगेटिव एंथैल्पी क्या है? कम है। नेगेटिव एंथैल्पी कौन सी होगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो Mn के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है। कैसी होगी? लो होगी। इस वजह से नेगेटिव साइन कम होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी वो हाई होती है। देखना इसकी Mn में, Mn क्या है? 3d5। अब 3d5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, नहीं है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम है, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। मींस आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? काफी हाई होगी। तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा इजीली, आयनेशन एंथैल्पी क्या है? हाई है। और आयनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव साइन वाली एंथैल्पी काफी ज्यादा है। अब पॉजिटिव साइन वाली एंथैल्पी काफी ज्यादा है तो हम कह पाएंगे हैंस positive electron potential, hence it has positive electron potential, more positive electron potential than Cr2 Cr3 positive Cr2 positive या Fe3 positive Fe2 positive। क्रोमियम से और आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव किसकी है? मैग्नीज की है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव साइन वाली एंथैल्पी है कौन सी? आयनेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये नेगेटिव साइन वाली एंथैल्पी उससे ज्यादा है। जो पॉजिटिव साइन वाली एंथैल्पी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा ही होगी। तो 3d5 से 3d4 बनना आसान नहीं है ना, तो यही कारण है इसकी आयनेशन एंथैल्पी हाई है। नेक्स्ट देखो, कॉपर वन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर वन स्टेबल नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में। स्टेबल क्यों नहीं होता? तो मैंने क्या बताया था, किसी भी मेटल कैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? उसके लिए उसके लिए ज्यादा तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हो, अगर नेगेटिव वैल्यू रखी तो इलेक्ट्रिक वैल्यू ज्यादा हो, और पॉजिटिव वैल्यू रखी तो कम पॉजिटिव वैल्यू हो। इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू या तो ज्यादा ज्यादा नेगेटिव हो या ज्यादा पॉजिटिव हो कॉपर केस में। सो Cu से Cu to Cu positive, Cu to Cu to Cu positive means 310। 310 और 310 तो स्टेबल होना चाहिए, पर फिर भी स्टेबल नहीं है। Cu से Cu2 पॉजिटिव स्टेबल नहीं है। रीजन क्या है? अब वो दूसरा फैक्टर काम आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी को ना बता पाए, अब बता पाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन ना हो तो वो एक्सप्लेन होगा किससे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, किसी भी मेटल के टाइम की स्टेबिलिटी। तो Cu स्टेबल नहीं है, Cu पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, Cu2 बहुत ज्यादा स्टेबल है। 3d9 को स्टेबल बता दिया इसने, बताओ क्यों है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से निकलेगा। इसका मतलब क्या? इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? काफी ज्यादा हाई होगी। और आयनेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई है और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? लो है। हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होने का मतलब क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होने का मतलब नेगेटिव साइन वाली एंथैल्पी लो है, और और जो पॉजिटिव साइन वाली एंथैल्पी काफी ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो ओवरऑल साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव। और पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? ओवरऑल साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो यही कारण होगा जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू है ज्यादा पॉजिटिव है इसके लिए, कॉपर के लिए। और कॉपर स्टेबल नहीं है, इसका रीजन किससे पता चल रहा है? कॉपर डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। Cu पॉजिटिव आयन जो है डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव और Cu जीरो बनता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। क्यों शो करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? क्योंकि स्टेबल नहीं है, एक्वा साइंस में स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी को बताने के लिए मैंने ये रिएक्शन लिख दी है यहाँ पे। और स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल काफी ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी वाला स्टेबल होता है कभी नहीं ना। उम्मीद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, पहला पॉइंट देखो इसका, लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक और एसिडिक। लोअर ऑक्साइड, लोअर ऑक्साइड का मतलब क्या है? लोअर ऑक्साइड का मतलब है लो ऑक्सीडेशन स्टेट, कम ऑक्सीजन स्टेट। वो कैसे है? बेसिक है। और बेस कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए। हायर ऑक्साइड यानी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे हैं? एसिडिक है। मींस इलेक्ट्रॉन गेन कर पाते हैं, लॉस नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं किसी से, ले पाएंगे। ऐसा क्यों? ये तो इलेक्ट्रॉन जिनमें ऑक्सीजन स्टेट लो है वो तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, जिनमें ऑक्सीजन स्टेट हाई है वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसका पीछे रीजन क्या है? देखो Mn को, MnO, MnO का मतलब क्या है? Mn2, MnO के अंदर Mn का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? Mn2 पॉजिटिव, लो ऑक्सीजन स्टेट है।
Mn2O7 के अंदर क्या है, हाई ऑक्सीजन स्टेट यानी +7, ये क्या हाई ऑक्सीजन स्टेट है Mn7। सो Mn2 पॉजिटिव मतलब है 3d5, Mn2 पॉजिटिव मींस 3d5, और 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल तो है देने के लिए। लेकिन हाई ऑक्सीजन स्टेट में देखना Mn7 पॉजिटिव, इसका मतलब 3d0, इलेक्ट्रॉन है नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, डोनेट करेगा नहीं ना। इतने हाई ऑक्सीजन, इतने हाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, डोनेट नहीं करेगा। जो डोनेट कर पा रहा है वो बेसिक, जो एक्सेप्ट कर पा रहा है वो क्या कहलाएगा, जो डोनेट कर पा रहा है वो बेसिक, जो एक्सेप्ट कर पा रहा है वो क्या कहलाएगा, एसिड। तो इस वजह से लोअर ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं और हाई ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। व्हाई, वो डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है लोअर के पास में, और हाई के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। ऑक्साइड फ्लोराइड के केस में ही ट्रांजिशन मेटल हाई ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। क्यों? हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट का मतलब है ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन से छीन पाए, ले पाए, उन्हें ऑक्सीडाइज कर पाए। तो दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, दोनों का साइज स्मॉल होता है, और हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ज्यादा अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, ज्यादा खींचेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो यही कारण होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हाई ऑक्सीजन स्टेट यानी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है इनके इसमें, क्योंकि दोनों दोनों ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। सो V2O5 एंड OSF6 में ऑक्साइड्स के केस में और फ्लोराइड के केस में दोनों में हाई ऑक्सीजन स्टेट है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, या आप कहोगे दोनों दोनों कैसे हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज रखते हैं। नेक्स्ट देखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिट इन ऑक्सो एनाइंस ऑफ मेटल। ऑक्सो एनाइंस, ऑक्सो यानी ऑक्सीजन तो आ गया उसमें, अनाइंस फॉर्म कर रहा है, तो MnO4 नेगेटिव। एक एग्जांपल ले लेते हैं MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव में मैग्नीशियम का जो चार्ज है वो +7 है, +7 चार्ज, वो किस वजह से, ऑक्सीजन की वजह से है। और ऑक्सीजन की वजह से क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, या कहोगे आप हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, और स्मॉल साइज भी रखता है। इस वजह से क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, और हाई चार्ज उस पर क्रिएट कर पाएगा, इजीली हाई चार्ज क्रिएट कर लेगा। थर्ड पार्ट है इसका, अगर मैं ऑक्साइड फ्लोराइड की बात करूं, दो कंपाउंड है, एक ऑक्साइड एक फ्लोराइड, लेकिन ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन स्टेट है काफी ज्यादा हाई मिलते हैं, फ्लोराइड में नहीं मिलते। जबकि फ्लोरीन में होना चाहिए, फ्लोरीन में क्यों होना चाहिए, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कंपेरिजन में, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कंपेरिजन, फिर भी किसमें होता है, फिर भी देखने को मिलता है हमें ऑक्साइड में। ऑक्साइड में ऐसा क्या है, ऑक्साइड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑक्साइड में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, यही कारण होगा, जो कि फ्लोरीन में नहीं होती। फ्लोरीन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, वो रीजन आपने पी ब्लॉक में पढ़ लिया होगा क्यों नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट्स बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे एक क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि +2 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है अप टू मिडिल हाफ ऑफ द सीरीज है, या उसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले, द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीजन स्टेट फॉर एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, आप बताओ, तो दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन दोनों में कैसी फॉर्म में आ जाए तो हमें, जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज के हाफ तक यानी मैग्नीज तक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, एस ऑर्बिटल से जाएंगे। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद d ऑर्बिटल्स बिकम मोर एंड मोर हाफ फिल्ड, d ऑर्बिटल बिकम मोर एंड मोर हाफ फिल्ड। अभी हाफ फिल्ड नहीं है, 3D2 है, 3D3 हो गया, 3D4 हो गया, 3D5 हो गया, है जी, 3D5 हो गया, तो ज्यादा ज्यादा हाफ फील्ड बनता जा रहा है, और जितना ज्यादा हाफ फील्ड बनता जाएगा, जितना ज्यादा हाफ फील्ड बनता उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। इसी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती जा रही है, तो ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होगा, स्टेबल ही होगा। तो +2 की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, हाफ एंड हाफ फील्ड होने पे। पहले D2 हाफ फील्ड नहीं है, D3 हाफ फील्ड नहीं है, D4 हाफ फील्ड नहीं है, D5 क्या हाफ फील्ड है। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मिडल तक जा रहे हैं, जो स्टेबिलिटी है, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो ज्यादा और ज्यादा हाफ फील्ड होता जा रहा है, स्टेबल और स्टेबल होता जा रहा है। नेम ऑक्सो मेटल अनाइंस ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। एक ऐसे ऑक्सो मेटल अनाइन के एग्जांपल बताओ, एग्जांपल तो याद करने हैं आपने, ठीक है। पहला एग्जांपल होगा VO3 नेगेटिव,
तो इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देखो, वेनेडियम का कितना आएगा, +5 आएगा। ग्रुप बी कौन सा वेनेडियम का, ग्रुप ग्रुप बी वेनेडियम कौन सा का, 5 होगा। दोनों चीजें बराबर है, ग्रुप नंबर भी बराबर है, ग्रुप नंबर भी वही है और ऑक्सीजन स्टेट भी वही है, दोनों के सेम है, ग्रुप नंबर भी वही है, ऑक्सीजन स्टेट भी वही है। क्रोमियम में देखो, CrO4 टू नेगेटिव, क्रोमियम ग्रुप नंबर कितना होगा, 6, ऑक्सीजन स्टेट निकाल चेक करना, वो कितना आएगा, 6 आएगा। MnO4 नेगेटिव में देखो, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव में मैग्नीशियम ऑक्सीजन स्टेट कितना आता है, +7, और ग्रुप नंबर कितना है, 7। सो ग्रुप नंबर और ऑक्सीजन स्टेट मैच कर रहे हैं, ऐसे ऑक्सीजन आयंस के एग्जांपल हमें देने थे, तो एग्जांपल नोट कर लो, एग्जांपल सी है। नेक्स्ट देखो, इन व्हाट वे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैंने बाद में ऐड कर दिया, वो मुझे पहले ऐड करना चाहिए था। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने बाद में ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन में डिफर कैसे करेगी। नॉन ट्रांजिशन का मतलब क्या है, नॉन ट्रांजिशन का मतलब ये है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब समझो, ट्रांजिशन का मतलब ये है डी ऑर्बिटल क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। ट्रांजिशन का मतलब क्या, डी ऑर्बिटल क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। और नॉन ट्रांजिशन में डी ऑर्बिटल या तो फुली फिल्ड होगी या एब्सेंट होगी, या तो होगी ही नहीं, अगर होगी तो कैसे होगी, फुली फिल्ड होगी। जैसे जिंक, कैडमियम, मर्करी, इनमें डी ऑर्बिटल कैसे होगी, फुली फिल्ड होगी, है तो है लेकिन फुली फिल्ड है। ठीक है। एस ब्लॉक वाले कैसे हैं, नॉन ट्रांजिशन। पी ब्लॉक वाले कैसे हैं, नॉन ट्रांजिशन। तो किसी में डी ऑर्बिटल होती है, किसी में नहीं होती, अगर होगी तो फुली फिल्ड होगी। तो ये डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, ट्रांजिशन में और नॉन ट्रांजिशन में। नेक्स्ट देखो, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में नॉन ट्रांजिशन में डिफरेंस किससे आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो ऑक्सीजन स्टेट में जो चेंज है वो कितने से होता है, ऑक्सीजन स्टेट कैन वेरी फ्रॉम +1, ठीक है, +1 से वेरी करेगी। लेकिन नॉन ट्रांजिशन में जो ऑक्सीजन स्टेट है, जैसे +1 से कैसे, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन रहा है, तो ट्रांजिशन में कितने से चेंज हो रहा है, 1 से चेंज आ रहा है, 1 से। कितने से वेरी कर रही है, 1 से वेरी कर रही है। Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव कितने से वेरी कर रही है, 1 से वेरी कर रही है। लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो ही ऑक्सीजन स्टेट वेरी करती है, किससे, 2 से। किससे वेरी करेगी, 2 से। लाइक +2 +4, तो कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया। +3 +5 कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया। तो जो वेरिएशन आएंगे नॉन ट्रांजिशन वो कितने से आएंगे, 2 से आएंगे, और ट्रांजिशन कितने से आएंगे, 1 से आएंगे। ये होगा वेरिएबिलिटी, किसमें, ऑक्सीजन स्टेट में क्या वेरिएबिलिटी होगी। नेक्स्ट असाइनमेंट देखो, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, सोचता हूँ मैं भी थक गया। अब बंद करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सभी असाइनमेंट समझ में आएंगे, दोनों चीजें एक साथ क्लियर होती जा रही हैं, थ्योरी भी क्लियर होती जा रही है और असाइनमेंट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया ताकि बच्चों को थ्योरी अलग से पढ़नी ना पड़े और असाइनमेंट्स अलग से ना पढ़ने पड़े। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है। उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एनसीईआरटी लगभग कवर हो जाए और फिर बोर्ड असाइनमेंट्स कवर करवाएंगे आपको।